नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका बहुत बहुत न्यूज टाइम के इस मंच के ऊपर। दोस्तों, एक पारी का अंत हुआ, दूसरी पारी प्रारंभ हो रही है और आज बहुत सारे ग्रुप्स में चर्चा चली कि मोदी ने इस्तीफा दे दिया। मोदी ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा क्यों दे दिया? तो कई लोगों को बताना पड़ा, कई ने पूछा। मैंने कहा ये फॉर्मल एक डिक्लेरेशन होती है कि हाँ, मैं अब ये सरकार खत्म हो रही है तो सबको इस्तीफा देना पड़ेगा। उसमें तो प्रधानमंत्री जब इस्तीफा देते हैं तो सबका इस्तीफा हो जाता है, फिर एक नई फॉर्मेशन होती है। तो ये एक फॉर्मेलिटी है जो पूरी करनी पड़ती है नई सरकार बनाने से पहले। लोग उसको भी इशू बना रहे हैं कि मोदी जी ने इस्तीफा क्यों दे दिया है। खैर, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि इस अद्भुत भारत को भी सलाम और इस अद्भुत लोकतंत्र को भी सलाम। यानी कि मुझे वो ए.आर. रहमान का गीत याद आता है, माँ तुझे सलाम। बहुत कुछ ऐसा है जिसके सहारे हम कह सकते हैं कि भारत अद्भुत था, अद्भुत है और अद्भुत रहेगा, जिसे अंग्रेजी में कई बार कहा जाता है इनक्रेडिबल इंडिया। ना जाने कितने ऐसे घटनाक्रम हैं जिन्होंने हमको अचंभित किया, चौकन्ना किया। किनारे पे आते आते कई बार नाव रुक जाती है। इंडिया गठबंधन कुछ ऐसे रुक गया, आकर आखिर तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन अब इस नई पारी के अंदर अब पीछे मुड़ के देखने की बजाय आगे देखने की जरूरत है। कई घटनाक्रम ऐसे हुए जहां पर हिमंता बिस्वा शर्मा को कहना पड़ा कि आज मैं रकीबुल हसन जो चुनाव जीते हैं धुबरी से, भारत के सबसे बड़े अंतर से, मैं आई टेक माई हैट ऑफ टू हिम। हिमंता की जुबान बदली नजर आई। क्यों? वो इसलिए कि वहां रकीबुल हसन ने जिसको हराया है वो शख्स कौन था? वो शख्स था बदरुद्दीन अजमल। 10.5 लाख के करीब मतों के गैप से उसको उन्होंने हराया वहां पर, और वो अपने आप में एक अचंभा है। इसके अलावा अनगिनत ऐसी घटनाएं हैं जिनको हम सामने लेकर आए हैं। 48 वोटों से मुंबई में रविंद्र वायकर एकनाथ शिंदे के उन्होंने हरा दिया उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट को। ये भी एक घटना है, इसमें भी कोई संशय वाली बात नहीं। जबकि उससे पहले उसी व्यक्ति को जिसको 48 वोट से जिताया गया, वो 1 वोट से हार गया था। वो भी डिक्लेयर हो गया था कि वो 1 वोट से हार गए हैं। लेकिन फिर दोबारा से गिनती होती है तो कुछ ना कुछ फिर ऐसा होता है कि उसको जिता दिया जाता है। राम हारते हारते जीत जाते हैं, यानी कि अरुण गोविल मेरठ से। और हां, जो राम को लाए थे हम उन्हें लेकर नहीं आएंगे, ये अयोध्या में साबित हो गया। लल्लू सिंह अवधेश प्रसाद से हार गए। ये भी भारत के लोकतंत्र का एक चेहरा है। मणिपुर के अंदर भाजपा के दोनों कैंडिडेट हारे, ये भी एक चेहरा है। इसके अलावा एक इनक्रेडिबल फेस और भी है कि तमिलनाडु में 39 की 39 सीटें पूरी की पूरी डीएमके ग्रुप यानी कि इंडिया गठबंधन को चली गई, और 40वीं सीट मिला लो पौंडीचेरी तो वो भी। तो 40 सीटों का नजारा एक पार्टी को जाना, ये भी एक अद्भुत। भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना के अंदर बड़े पांव फैलाए, 4 की जगह 8 सीटें कर ली, और कांग्रेस जो 10-12 की उम्मीद कर रही थी वो 8 पे रह गई। ये भी अद्भुत नजारा है। शायद कांग्रेस तेलंगाना में उम्मीद नहीं कर पाई कि भारतीय जनता पार्टी पैर इतने फैला रही है, और शायद वो नई नई मिनिस्ट्री उनको मिली है। तो क्या कहते हैं कि जब राजा नया नया बनता है तो उसके मंत्री ना वो राग रंग में खो जाते हैं। कुछ ऐसा ही होता है। तो मुझे लगता है कि अब वो ग्राउंड की बजाय शायद अपने बंगलों के अंदर मौज बस्ती में ज्यादा लिप्त होंगे। उन्हें पता नहीं लग रहा होगा ग्राउंड पे चल क्या रहा है, और ग्राउंड पे बीजेपी कारपेट खिसका के ले गई उनका। इसके अलावा कर्नाटक में डीके शिव कुमार भी सोते रह गए। उनको भी लगा कि मैं तो बहुत पावरफुल हूं, सिद्धा के साथ मिलके। वहां से पता लग रहा है बीजेपी 19 सीटें खिसका के ले गई। लेकिन एक नया गुजरात बनता हुआ नजर आया भारत के अंदर। लगातार हम नोट ही नहीं कर पाए, हमारी आंखों के सामने एक नया गुजरात बन गया। एक गुजरात एक सीट से टूटा तो एक नया गुजरात मध्य प्रदेश में बन गया। 2 बूढ़े लोग जिनका नाम दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, जो कांग्रेस के खुलेआम कहूंगा मैं विभीषण है, स्लीपर सेल है, उनको हटाने की किसी की हिम्मत नहीं होती है। और लगातार वो आपको मात पे मात पे मात पे मात देते चले जाते हैं, और आप समझ नहीं पाते कि ये आपको सैबोटेज कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं। उसके बावजूद ये दोनों परसिस्ट करते हैं और अपनी रोटियां सेकते हैं, अपनी सामंतवादिता के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। तो कई लोगों ने काम किया। राहुल एक नया सूर्य है। कहते हैं कोई भी लीडरशिप जो होती है, बिजनेस में हो या पॉलिटिक्स में हो, उसको पनपने में 15 से 20 साल लगते हैं। तब वो मैच्योर होती है, तब लोगों पे उसका प्रभाव होता है।
मुकेश अंबानी को भी अपनी पिताजी की छाया से निकलने में 15-20 साल लगे, तब कहीं जाके एक मुकेश अंबानी बनता है। दुनिया की यही स्टोरीज हैं। इंदिरा गांधी को बनने में, गूंगी गुड़िया से एक पावरफुल लीडर बनने में वक्त लगा था। अपने पिताजी की छाया से निकलने में वक्त लगा था। राजीव गांधी को तो प्लेटर पे मिल गई प्रधानमंत्रीशिप, तो उसे पता नहीं लगा क्या हुआ। अखिलेश यादव अपने पिता की छाया में रह के पनपते रहे, वो समझ नहीं पाए लीडरशिप क्या है। 5 साल के हिसाब से सीएमशिप भी मिल गई, लेकिन जब 5 साल को अग्नि परीक्षा हुई तब समझ में आया भाई सत्ता से बाहर हुए थे, असली कौन है नकली कौन, और वहां से असली अखिलेश निकल के आता है और अब आपको नजारा दिखाता है कि हाँ, आई हैव मैच्योर्ड नाउ। तो उनको भी करीब करीब 10 से ज्यादा साल हो गए इस लेवल पे आते जहां उनको अपने आप को एस्टेब्लिश करने में एक किस्म से जो जद्दोजहद से गुजरना पड़ा। तो बिना अग्नि परीक्षा के कुछ नहीं होता। सोनिया का भी राइज हुआ, फिर डिक्लाइन हुआ है। मोदी का भी यही था, वो भी अग्नि परीक्षा से गुजरे हैं और उनकी 15-20 साल की मेहनत के बाद वो एक इस स्टेचर पे पहुंचे जहां आज है, अब उनका डिक्लाइन है। लेकिन आज की डेट में कुछ जो सूरज उभर रहे हैं भारत में, उसमें एक स्टालिन भी है, ममता वैसी उस आसमान पे थी, अखिलेश यस अभी वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सूर्य उगता हुआ भारत का राहुल गांधी है। इससे बड़ा कोई नहीं है। बाकी कोई सूर्य मुझे यहां पर उगता हुआ इस लेवल पे नजर नहीं आता। अब मोदी ढलते हुए सूरज हैं और राहुल उगता हुआ सूरज है। अगले 20-25 वर्षों तक भारत की राजनीति को प्रभावित करेगा। बाकी लोकल फैक्टर्स चलते रहते हैं, लेकिन पैन इंडियन प्रेजेंस जो होनी चाहिए किसी की, वो किसी किसी की होती है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मोहम्मद खालिद साहब, मीनू जैन जी, डॉक्टर शुजात अली, तमकीन फयाज साहब और वीरेंद्र सेंगर साहब, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पहले आज पंजाब चलते, फिर मैं मीनू जैन जी के पास आता हूँ। शायद उन्हें दूसरे चैनल पे जाना होगा तो उसके बाद जा पाएंगे वो। खालिद साहब, पंजाब में तो कम से कम अच्छा किया, कांग्रेस का बड़ा रिवाइवल है वहां पर 7 सीटों के साथ, जिसको मरा हुआ समझ लिया था। कांग्रेस का बहुत जगह रिवाइवल हुआ है जहां उसको मृत प्राय समझा था। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और बता दूं कि 2019 में हर वो सीट जो कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने लड़ती थी, हर वो सीट इंडिया में, उसमें उन 10 सीटों के अंदर कांग्रेस को सिर्फ 0.8 सीट मिलती थी। आप सोचिए, अगर 10 सीट पे टोटल मिला के फाइट हो रही है, कांग्रेस और बीजेपी की डायरेक्ट फाइट है इंडिया में, तो उसमें 0.8 यानी कि एक कैंडिडेट भी नहीं जीत पाता था। इस चुनाव के अंदर हर 10 में से जो ये डायरेक्ट कॉन्टेस्ट है, 3 कांग्रेसमैन जीते हैं सर। आप सोचिए, 7 हारे जरूर हैं, लेकिन हर 10 डायरेक्ट कॉन्टेस्ट में 3 कांग्रेसमैन जीते हैं, और ये अपने आप में एक अद्भुत उपलब्धि है इस लोकतंत्र की। मोहम्मद खालिद साहब जी, शुक्रिया वोरा साहब। पंजाब का जहां तक सवाल है, पंजाब में पिछली बार कांग्रेस को 8 सीटें थी और इस बार इनको 7 सीटें मिली। लेकिन काफी उतार चढ़ाव पंजाब की पॉलिटिक्स में हुआ है। जैसे कि पिछले विधानसभा के इलेक्शन में 92 सीटें मिली थी आम आदमी पार्टी को, 117 में से 92 सीट। लेकिन इस इलेक्शन में उनको सिर्फ 3 सीटें जनता ने दी, यानी कि उनको काफी ज्यादा सेटबैक इसका लगा है। बीजेपी जो पिछली बार 2 सीटें लेके आई थी, इस बार उनको कोई सीट नहीं मिली है पंजाब से। लेकिन बीजेपी का वोट शेयर जो है वो काफी इंक्रीज हुआ है पंजाब के अंदर। अकाली दल जो एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है और 1920 से ये पंजाब के जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है उस पर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती रही है, उसका वोट शेयर भी डिक्लाइन हुआ है और सीट भी डिक्लाइन हुई है। यानी कि पहले 2 सीट्स थी और इस वक्त उनको 1 सीट मिली। बीजेपी जो कांग्रेस की आपने बात की है, कांग्रेस का वोट शेयर हमेशा अकाली दल और बीजेपी को मिलाकर के उसके तकरीबन बराबर होता था। 35 से 40% वोट शेयर कांग्रेस का हमेशा से रहा है। इस बार कांग्रेस का वोट शेयर घट करके 26% हो गया है। हालांकि उनकी सीटें जो है 8 से सिर्फ 7 ही हुई हैं, लेकिन वोट शेयर काफी डाउन हुआ है। और वो लेकिन अब भी कांग्रेस का वोट शेयर बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टी से बेटर है। उसके साथ ही चंडीगढ़ भी है। चंडीगढ़ में 1967 से जब से चंडीगढ़ बना है, 7 बार कांग्रेस जीती है, 4 बार बीजेपी जीती है, बाकी अन्य पॉलिटिकल पार्टी जनता दल वगैरह जीते हैं। और किरण खेर जो वहां पर 2 बार जीती थी,
पिछले 2 इलेक्शन 2004 2014 और 2019, तो उसको इस बार टिकट नहीं मिली या उसने नहीं ली और वहाँ पर मनीष तिवारी है, मनीष तिवारी के साथ उनको आउटसाइडर का टैग दिया गया, हालाँकि मनीष तिवारी का यहीं पर जन्म हुआ है चंडीगढ़ में और काफ़ी क्लोज़ फाइट रही, तकरीबन 3000 वोट के करीब से ही वो जीते हैं। तो इस तरह से ओवरऑल अगर हम देखें, तो पंजाब और चंडीगढ़ को मिला कर के बीजेपी को बिल्कुल 0 हुई है, यानी कि 3 सीटें कम हुई हैं और कांग्रेस पार्टी जो है वो अपनी सीटें जो हैं काफ़ी हद तक रिटेन रख पाई है और चंडीगढ़ में 1 सीट का गेन हुआ है। हरियाणा में भी जो साथ है, हरियाणा में भी प्रदर्शन अच्छा हुआ है क्योंकि पिछले 2 इलेक्शनों में 10 की 10 सीटें बीजेपी ले रही थी, लेकिन अब 5 सीटें जो हैं ली हैं कांग्रेस ने और 5 सीटें बीजेपी को गई हैं। तो इस तरह से इस इलाके में अगर हम देखें तो बीजेपी का प्रदर्शन जो है वो अच्छा रहा है। हम ये नहीं कहें बहुत बढ़िया रहा है, बहुत ही बढ़िया रहा है, लेकिन सैटिस्फैक्टरी है, अच्छा है और ये जो एमपीज़ हैं, ये नेशनल लेवल पर कांग्रेस का अच्छा साथ देंगे और एक स्ट्रेंथ जो है वो कांग्रेस को देंगे आने वाले दिनों। एक छोटा सा प्रश्न कर लो, हिमाचल में क्या हुआ? उम्मीद थी जी, 2-2 हो जाएगा, लेकिन हिमाचल को तो बिल्कुल ही नहीं मैं उत्तराखंड के लाइन पे चल के वाइप आउट हो गया पूरा। हिमाचल का मैं बताता हूँ। वहाँ पर विधानसभा का जो इलेक्शन होता है, विधानसभा में एक बार जनता बीजेपी को लाती है, एक बार कांग्रेस को लाती है, ये बहुत देर से चल रहा है। इस वक़्त वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है। लेकिन जब ये राज्यसभा का इलेक्शन हुआ, उसमें मनु सिंघवी वहाँ से खड़े हुए। कुछ कांग्रेस के एमपीज़ को एमएलएज़ को बीजेपी ने खरीद लिया, उनसे वोटें उल्ट डलवाई, मनु सिंघवी हार गए इलेक्शन, हालाँकि उनके पास मेजॉरिटी थी। उसके बाद कई सीटें जो थी वहाँ पर वेकेंट डिक्लेयर हुई और वेकेंट डिक्लेयर होने के बाद वहाँ पर बाय इलेक्शन हुआ। अब ये देखिए कि वोटर ने बाय इलेक्शन में जिन्होंने दूसरी तरफ वोट डाली थी या डिफेक्शन की थी, उनको सज़ा देने के लिए उनको हराया है, लेकिन नेशनल लेवल पे बीजेपी को सपोर्ट किया है। यानी एक ही उसमें कॉन्स्टिट्यूएंसी में 4-5 जगह पर बाय इलेक्शन था विधानसभा का। 6 में था, विधानसभा में 6 में से 4 कांग्रेस है, 2 बीजेपी जीती है। विधानसभा में वोटिंग डिफरेंट हो रही है और लोकसभा में डिफरेंट हो रही है। पिछले 2 इलेक्शनों से वहाँ पर 4 की 4 सीटें जो हैं वो बीजेपी ले रही है और वहाँ पर बीजेपी का अच्छा खासा दबदबा है, यानी कि मंडी में भी, हिमाचल इसमें शिमला में भी, कांगड़ा में भी, इन जगह पे जी, बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया है जहाँ तक लोकसभा की जी, वोटिंग का सवाल है। जी, जी। बहुत-बहुत शुक्रिया। मीनू जान जी, आपके पास आता हूँ। आपने पंजाब, हिमाचल